नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं साइंस से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। भारतीय सेना की एग्जाम में हर बार जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस श्रृंखला में कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न प्रतिदिन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं और इनका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% फायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से सेट होंगे। कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्जाम में काम आएंगे। तो दोस्तों, मेहनत कीजिएगा मेरे साथ। नोट्स आप बना रहे हो तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं वही श्रृंखला का 16 पार्ट। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 16 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, 15 पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देखते चले, कोई भी पार्ट मिस ना करे, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। तो जुड़े हुए 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होंगे, तो ध्यान रखिएगा। डेली पढ़ना है, डेली हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए आ रही है, तो इसका फायदा आपको उठाना है पूरा पूरा। तो दोस्तों, कल के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे थे जो काफी बहुत अच्छे थे, काफी शानदार थे। तो आज के 15 क्वेश्चन को भी हम लोग शुरू करेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस क्लास चल रही है, क्योंकि लास्ट में साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाली है। वीडियो को खूब शेयर करें, अपना प्यार दें, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। तो आप नोट्स निकाल कर बैठ जाइए मेरे साथ, और आज की इस धमाकेदार श्रृंखला का करते हैं हम लोग आगाज। तो आज का पहला प्रश्न मैं देखूंगा आप लोगों के साथ और मुझे जवाब देना है। देखिए मेरे साथ, आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आज होने वाला है, और क्वेश्चन है, कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और काफी अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग आज। आपको इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो जल को शुद्ध कर सकती है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, तो एक एक करके हम लोग इन सभी को समझेंगे। दोस्तों, अगर फ्लोरीन की पूछा जाए तो आपको एक प्रश्न यहां से आता हुआ मिलेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। अगर फ्लोरीन पूछे तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। इसका संकेत होता है F। क्लोरीन का संकेत होता है Cl। और आपको मैं बता दूं, जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में इसका बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको ये कंपाउंड पढ़ने को जरूर मिला होगा, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग सफेद पाउडर के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही वो पाउडर है जिसे पानी के अंदर हम पानी की टंकियों में अक्सर डाल देते हैं, और जिससे हमारा जो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें मुख्य तत्व कौन सा है, तो वो तत्व हो जाएगा क्लोरीन। मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और परेशान करता है आपको। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से सभी को पता है घेंगा रोग होता है, और घेंगा को हम लोग ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। गले में ये रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि अपना जो आकार होती है वो अपेक्षाकृत बड़ा कर लेती है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को पहले प्रश्न से समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया नाम के एक डिसीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इसमें सबसे जरूरी बात आपको समझना है कि पीलिया और पोलियो, बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। पोलियो भी एक बीमारी है और पीलिया भी एक रोग है। तो इन दोनों डिसीज में क्या मेजर डिफरेंस है आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि पीलिया अगर देखा जाए तो एक प्रोटीन की अधिकता से होने वाला एक रोग है, और इस प्रोटीन का नाम है बिलीरुबिन। इस प्रोटीन का नाम दोस्तों क्या हो जाने वाला है, बिलीरुबिन नाम का प्रोटीन। अब ये प्रोटीन किसके द्वारा निकलता है, तो ये प्रोटीन हमारे लीवर द्वारा सेक्रेट होता है, यानी कि इसका जो निर्माण है वो लीवर हमारे अंदर करता है। तो लीवर के द्वारा बनने वाले इस प्रोटीन की जब अधिकता हमारे ब्लड में होती है तो एक रोग हो जाता है पीलिया। तो ये किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है लीवर को। दोस्तों, ध्यान रखना है, आपने देखा होगा शरीर के जो अंग होते हैं, स्किन होती है, उनमें हल्का पीला रंग आ जाता है, जिसकी वजह से, जिसका प्रमुख कारण क्या है, एक पिगमेंट है, नाम है इसका बिलीरुबिन। लिख दीजिए अपने नोट्स में और रिवीजन करते रहें।
अभी कुछ दिन है, आपको सोना कम करना है, मेहनत ज्यादा करना है दोस्तों, इस बार हमें अपना सपना पूरा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? नेचुरल फाइबर के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए ढेर सारे बहुलक होते हैं, अगर आप लोग पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे तो पॉलीमर से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आपने कुछ बहुलकों का नाम सुना होगा, जैसे पॉलीथीन हो जाएगा, ये कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलीथीन की, आपने नाम सुना होगा पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर आपने टेफ्लॉन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। टेफ्लॉन से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में कि बर्तनों पर नॉन स्टिक मटेरियल किसका बनाया जाता है। आपने देखा होगा पहले कढ़ाइयों में खाना काफी ज्यादा चिपकता था, पर आजकल जो कढ़ाइयां बनाई जा रही उनके अंदर खाना नहीं चिपकता। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है उनमें एक पाया जाने वाला बहुलक जिसका नाम है टेफ्लॉन। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये लिख दीजिएगा। और इससे किसका निर्माण किया जाता है? इससे किया जाता है नॉन स्टिक मटेरियल का, नॉन स्टिक पदार्थ बनाए जाते हैं जो बर्तनों पर ना चिपके खाना, इसके लिए। और दोस्तों यहां पर हम लोगों को से पूछा यह गया था कि प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है। कपास हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, अगर देखी जाए तो कॉटन हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए वुल, तो वुल भी प्राकृतिक तरीके से हम लोगों को प्राप्त होता है, दोस्तों ध्यान रखना है। और रुई की बात करें तो ये भी वही रहेगा प्राकृतिक रूप से, बट यहाँ पर पूछा गया है नाइलॉन। तो नाइलॉन एक कृत्रिम रेशा माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी है दोस्तों, ये बहुलक याद रखें। और मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाया है कि बर्तनों पर न चिपकने वाला जो पदार्थ है, नॉन स्टिक मटेरियल है, वो किस चीज का बना होता है? टेफ्लॉन का। आप अपने नोट्स में इस बात को जरूर लिख लें, ये एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देके रखे हैं आप लोगों को, एडवर्ड टेलर, रॉन्टजन, क्यूरी और नोबल। तो ये अलग अलग 4 वैज्ञानिक है। आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन बम को किसने निर्माण किया था। दोस्तों आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, 1952 ये ईयर है और इसकी खोज की थी एडवर्ड टेलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो आविष्कारक है वो है एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। चलिए रोंटजन के बारे में आप लोगों को पता है कि रोंटजन ने किस चीज की खोज की थी, तो मैं आपको बता दूं एक्सरे, एक्सरे की खोज की थी रोंटजन के द्वारा। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज, क्यूरी अगर हम देखें तो मैडम क्यूरी या एम क्यूरी इनका पूरा नाम है। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस वाले प्रश्न से समझ में जरूर आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ इनमें से कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और पूछा गया एग्जाम में आपकी। विश्व में सबसे ज्यादा जो खाया जाने वाला पदार्थ है, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। क्या ये आलू होगा, गेहूं होगा, मक्का या चावल? आप सभी को शायद इसका आंसर पता होना चाहिए कि अगर हम लोग देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खाद्य युक्त पदार्थ है तो वो है चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। अब आपको मुझे बताना है कि चावल में किस चीज की सबसे ज्यादा मौजूदगी होती है। आपको बताना है कि स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, क्या होता है? तो मुझे बताइएगा कि चावल में अधिकता किस चीज की होती है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एसिड को कहाँ रखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, तो बताइए मुझे एसिड को रखने की सही जगह आपके अनुसार क्या होनी चाहिए। देखिए कोई भी एसिड होता है, कई सारे एसिड होते हैं जिनके नेम आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। इन एसिडों में प्रमुख एसिड जो एग्जाम्स में आ जाते हैं वो होता है HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, आप नाम लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। एक आता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। किंग ऑफ केमिकल कौन है? तो किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक और एसिड की जिसका नाम है HNO3, दोस्तों इसे हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है ये वाला। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है CH3COOH किसका फॉर्मूला है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का।
तो इतने सारे ये एसिड है, और भी कई प्रकार के एसिड है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सही फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये आया हुआ एग्जाम में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से जो स्टोमक होता है वहां से एक डाइजेस्टिव जूस के फॉर्म में HCl निकलता है। तो अमाशय से HCl निकलता है, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। HCl, H2SO4, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड होता है, और होता है CH3COOH, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये बताना कि इन्हें हम लोग रखते कहाँ हैं? कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर। दोस्तों प्लास्टिक के कंटेनर में अगर एसिड रखा जाएगा तो प्लास्टिक पिघल सकता है, ध्यान रखना। एसिड बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। लोहे के कंटेनर में आयरन के साथ एसिड क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि इन्हें लोहे के कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता। इसकी वजह है कि ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण तुरंत कर लेंगे। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपने देखा होगा कि लैब में, प्रयोगशाला में एसिड को ज्यादातर कांच के बर्तनों में ही रखा जाता है। तो कांच के बर्तन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको इतने सारी चीजें अपने नोट्स में जरूर लिख लेना है। आपको अभी यहाँ पर आलसी नहीं रखना है लिखने में। आप मेरे साथ जबरदस्त इस क्लास का फायदा आपको होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिसीज है? कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है संचरणीय रोग जो फैलते हैं जिनका संचरण संभव है, जो फैल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कैंसर, दूसरा है यहाँ पर क्षय रोग, तीसरा है स्कर्वी, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक एक करके सभी रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैंसर कैसा रोग होता है। कैंसर के रोग में कोशिकाओं में वृद्धि होती है, अनियमित वृद्धि होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। और दोस्तों कल की क्लासेस में सेशन प्रैक्टिस सेट 15 में हमने पढ़ा था कि कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। कैंसर का अध्ययन करना ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? ओंकोलॉजी के नाम से कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्षय रोग की, क्षय रोग को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और ये संचरणीय रोग है। दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, यानी कि संपर्कित रोग है, ये फैलता है। स्कर्वी अगर हम बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है? तो इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इससे, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टीबी वाला रोग या क्षय रोग, जिसे हमने कल इसके बारे में भी पढ़ा था। बीसीजी का टीका इस रोग के लिए लगाया जाता है, तो वो क्षय रोग है या टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। दोस्तों मजा आ रहा होगा, लाइक जरूर कर दे इस बात पर। वीडियो को पोस्ट करके पहले लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए एक पॉजिटिव मेहनत हो रही दोस्तों, तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए। हर दिन आप लोगों को ये चीज बोलना पड़ती है। तारे किसके कारण चमकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए। तारे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य खुद एक तारा है। अगर हम लोग देखें, सूर्य खुद एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। और आपको पता है सभी तारों में एक क्रिया होती है, इस क्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करता है और अपार मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो ये खुद की ऊर्जा से ही चमकते हैं, यानी कि किसी अन्य सोर्स से एनर्जी नहीं लेंगे, ये स्वयं की रोशनी से चमकते हैं। परंतु जितने भी ग्रह और जितने भी उपग्रह होते हैं वो इन्हीं तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं। इनके पास खुद की रोशनी नहीं हुआ करती, ये ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन 9 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश इनमें से क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आएगा। देखिए दोस्तों फिजिक्स का एक टॉपिक होता है ऑप्टिक्स या प्रकाश। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इस वाले टॉपिक से एग्जाम्स में। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, विद्युत है या शक्ति है? तो मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया है आपके साथ। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा, है ना, सोलर एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा। दोस्तों कई बार हम लोग देखते हैं
कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। आपने देखा होगा जो बल्ब होता है ये क्या करता है, तो बल्ब दोस्तों ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा को, बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो प्रकाश क्या है, एक एनर्जी होती है प्रकार की, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। शक्ति क्या चीज है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट, और शक्ति का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों तो ये भी आप लिख दीजिएगा, तो कार्य बटे में समय, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला हो जाएगा, शक्ति का, आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके एग्जाम में कि एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो 746 वॉट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है, जिसका ध्यान आपको होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं, अगर सारे प्रैक्टिस सेट आपने देखे हैं दोस्तों, कई बार मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे जिक्र कर चुका हूं। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो हर बार नाम बदल कर आता है। अगर आपसे पूछा जाता है आयरन की कमी, आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन की कमी, आपसे पूछा जाता है रक्त की कमी, ये तीनों नाम एक ही है। आपसे पूछा जाता है रक्त की कमी, तो इन तीनों का अगर जवाब हम देखें तो वो जवाब हो जाएगा, क्या जाएगा, इस जवाब को हम लोग बोलेंगे एनीमिया। दोस्तों ये जो रोग होता है, इस रोग का नाम क्या हो जाने वाला है, तो इस रोग का नाम हो जाएगा एनीमिया। आपको लिख लेना है एनीमिया। एनीमिया नाम का रोग है जो इन तीनों की कमी से होता है, या इसको हम लोग अरक्तता के नाम से जानते हैं, खून की कमी हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है, और एफई की कमी, एचबी की कमी और रक्त की कमी, ये तीनों नाम अगर आ जाए एनीमिया लगा देना है। अब इसका उपचार कैसे, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर हम एनीमिया से छुटकारा पा सकते हैं। तो खून की कमी अगर होती है तो हरी पत्तेदार सब्जियों को खाया जाता है, तो लोहे की कमी से क्या हो जाता है, ये हो जाता है एनीमिया। टाइफाइड, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, और बुखार आप लोगों को पता है क्यों आ जाता है शरीर में, जब किसी प्रकार का कोई संक्रमण होता है, कोई चोट या कोई घाव, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखिएगा, जनरेटर से क्या उत्पन्न की जाती है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं, तीन नाम जो आप लोगों को ध्यान रखना है। डायनेमो, दोस्तों ये होता है टारगेट एग्जाम्स को करने का, कि एक एक चीजों के लिए हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जनरेटर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है टरबाइन। तो इन तीनों का फंक्शन क्या है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो टरबाइन हमें क्या देता है, तो टरबाइन हमें, सॉरी, जनरेटर हमें क्या देगा, विद्युत ऊर्जा देगा। टरबाइन हमें विद्युत ऊर्जा देगा, और डायनेमो भी हमें विद्युत ऊर्जा देगा। मैंने कहा कि आपसे क्वेश्चन तो जनरेटर पूछा गया, बट हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में दो चीजें और पढ़ी, इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज जो चीज आप पढ़ रहे हो, जीवन के किसी मोड़ पर इसका उपयोग जरूर होगा, ये मेरा वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है, आपका ये प्रश्न है, और आपको इसका आंसर भी भली भांति पता है। तो सूर्य से जो यूवी रेज आती है, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, यूवी रे, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पराबैंगनी किरणों की खोज की गई थी रिटर के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हमें कौन बचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर, या फिर ओजोन लेयर। आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल के एक मंडल समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, इस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, और इस ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन का ये अप्रूफ है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कल की क्लास में हमने देखा था कि ओजोन को डिप्लीट कौन करता है, ओजोन क्षरण कौन करता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आ गया था CFC, ये इसका सही जवाब है। या फिर आपको एक ध्यान रखना है, फ्रीज और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस फ्रीऑन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कल की क्लास आपको जरूर देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल की क्लास में थे। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ओजोन लेयर। कहां पर होती है ये, तो वायुमंडल के दूसरे भाग में, जिसे हम लोग समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं।
चलिए दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग हमारे ब्लड प्रेशर की बात करें तो सामान्यतः हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 से लेकर 80 तक। 120 टू 80 ये क्या होता है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। दोस्तों ध्यान रखना है, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं किसे? 120 को। और डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि हमारा ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है दोस्तों, तो इसका जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, स्फिग्नोमेनोमीटर। इसका ध्यान रखना है, स्फिग्नोमेनोमीटर। तो स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त का दबाव मापा जाता है जो धमनियों पर पड़ता है, आर्टरी में पड़ता है। तो 80 से 120 रॉन्ग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 120 टू 80। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे 120 टू 80, ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऐसा क्वेश्चन देके रखा है, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो 120 से 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये भी आपको याद रखना है। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। डायस्टोलिक कितना है? 80। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। ओजोन से एक और प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो अभी हमने देखा ऑक्सीजन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये किसका अप्रूफ है? तो ये अप्रूफ है ऑक्सीजन का अप्रूफ। ओजोन किसका अप्रूफ है? तो ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूफ है। दोस्तों आज पढ़ लीजिए, कल आप लोग बहुत ही हैप्पी होकर आएंगे आपके एग्जाम सेंटर से, ये मेरा वादा है दोस्तों। बहुत अच्छे से मेहनत चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है जो आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। आज की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट 16 का आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है और क्वेश्चन है आपके लिए 15 क्वेश्चन। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, हेक्सेन आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। अगर हम लोग बात करें मैथेन के बाद में एथेन की, तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इस तरीके के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। प्रोपेन, प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में आ जाता है पेंटेन, पेंटेन के बाद में आ जाता है हेक्सेन, हेक्सेन। तो दोस्तों यहां तक के क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों से पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला क्या। अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H6 एथेन। अगर हम लोग बात करें प्रोपेन की, C3H8 हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है C4H10 और पेंटेन हो जाता है C5H12 और हेक्सेन हो जाता है C6H14। ये इसका फॉर्मूला है। तो C6H14 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसलिए अच्छे से लिख ले। मैंने कोई एक हेक्सेन का फॉर्मूला नहीं बताया, बल्कि आपके एग्जाम में ब्यूटेन भी पूछा जा चुका है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एल्केन ग्रुप की श्रृंखला होती है। आपको मैं बता दूं किस ग्रुप की? एल्केन ग्रुप की, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दोस्तों ध्यान रखना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बट इतने खास लेवल के क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आते हैं, तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज हमने प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट किया है दोस्तों, बहुत मेहनत चल रही है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस सेट 17। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई चलने लगी।